20 से 22 लोगों का एक दल, चूड़ीदार सफेद या पीला पैजामा, घेरदार सफेद लंबा चोला, कमर में लाल कपड़े की कमरबंद, एक दूसरे को काटती हुई झालरयुक्त लाल पट्टियां, गले में रंगीन रुमाल, सिर पर सफेद पगड़ी, कानों में बाले, माथे में चंदन रोली या टीका, दाएं हाथ में तलवार व बाएं हाथ में ढाल लिए 26 जनवरी की परेड में कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी में शामिल वो लोग कौन थे? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो अधिकांश लोगों का एक ही जवाब होगा, उत्तराखंड की संस्कृति को प्रदर्शित करता पहाड़ का एक डांस ग्रुप। लेकिन आपका ये जवाब गलत है, क्योंकि ये एक डांस ग्रुप न होकर वो लोग हैं जो पहाड़ के इतिहास के उन वीरों के युद्ध कौशल को प्रदर्शित करते हैं जो सम्रांगण में अपने छल युद्ध नीति के लिए विख्यात थे। पहाड़ के ऐतिहासिक वीरत्व को वर्तमान के पटल पर प्रदर्शित करने वाले ये लोग हैं छलियार, एज यू नो छोलियार। दोस्तों, छोलिया नृत्य की उत्पत्ति का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। फिर भी कहा जाता है कि पहाड़ के राजाओं ने अपनी रानियों और दरबार में उपस्थित लोगों के मनोरंजन के लिए इस नृत्य की शुरुआत कराई। दरअसल युद्धों में जीत के पश्चात राजा के विजयगान को गाना भारतीय इतिहास में अधिकांशतः देखा गया है। पहाड़ों में भी ऐसा ही हुआ। राजा के विजय के बाद सेना के दो दल आपस में रणयुद्ध के दृश्य को नाटकीय रूप में प्रदर्शित करते। तलवार और ढाल के साथ संगीत जुड़ने से यह नाटकीय युद्ध इतना आकर्षित हो गया कि धीरे धीरे इसे हर त्योहार व हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जाने लगा। ढोल की ताल के साथ युद्ध की कलाबाजी का यह नृत्य धीरे धीरे लोगों की पसंद बनता गया और राजा के दरबार से निकलकर यह नृत्य समाज के धनी वर्ग तक पहुंचा। पहाड़ के धनी वर्ग ने छोलिया का आयोजन गांव व कस्बों में विशेष अवसर पर करना शुरू किया और यहीं से पहाड़ के छोलिया नृत्य का समाज में प्रवेश हुआ। कुछ लोग छोलिया को रणयुद्ध से उपजा हुआ नृत्य मानते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि पुराने समय में ढोल का रणयुद्ध में बहुत बड़ा योगदान होता था। ढोल की ताल के आधार पर ही सेना अपना अलग अलग व्यूह रचती थी, यानी दूसरी सेना को घेरने के लिए रणयुद्ध में वीरों की चाल को ढोल की ताल के साथ नियंत्रण करने की यह कला ही छोलिया कहलाई। कुछ लोग पहाड़ के छोलिया नृत्य को खस साम्राज्य से जोड़कर देखते हैं। ये उस दौर की बात है जब पहाड़ों में शादी तलवार के नोक पर की जाती थी। उस दौरान राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपनी सेना को नर्तकों के भेष में शादियों में ले जाते थे। ये नर्तक नाचते नाचते अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे और सम्रांगण की गाथा को नृत्य के दौरान प्रदर्शित करने वाला वही सैन्य दल आज छोलिया कहलाता है। छोलिया की उत्पत्ति की अपनी अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन अब मैं आपको अगर छोलिया के स्वरूप के विषय में बताऊं तो इस दल में करीब 20 से 22 लोगों की संख्या होती है। इनमें ढोल, दमाऊं, मसकबीन, तुरई, रणसिंह वादकों के साथ ही छोलिया नर्तक शामिल होते हैं। इनमें वाद्य यंत्रों के वादकों व नर्तकों के बीच गजब की जुगलबंदी देखने को मिलती है। जब नर्तक थक जाते हैं तो उन्हें आराम देने के लिए बीच बीच में जोड़, छपेली व चाचरी के बोल गाए जाते हैं। दोस्तों, अगर मैं छोलिया नृत्य में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्रों की बात करूं तो हर एक वाद्य यंत्र संकेत देने के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे ढोल दमाऊं स्थिति या फिर समय को व्यक्त करता है। आपने पहाड़ की बारातों में अक्सर देखा होगा कि बारात के आगमन पर अलग धुन बजती है, बारात के प्रस्थान में अलग धुन बजती है, जब लोग चल रहे होते हैं उस वक्त अलग धुन रहती है।
यानी ढोल दमाऊं की धुन से स्थिति का पता किया जा सकता है। ढोल दमाऊं के साथ ही एक वाद्य यंत्र है रणसिंगा, इतिहास में जिसका प्रयोग युद्ध की घोषणा में किया जाता था, लेकिन आज के दौर में पहाड़ के वाद्य यंत्रों में इसे भी शामिल किया गया है। इसी के साथ आपने पहाड़ के बारातों या फिर होलियों में एक खास यंत्र देखा होगा, लंबी सी लाठी, उसके ऊपर बना हुआ त्रिशूल और उस पर बंधा हुआ लाल और सफ़ेद कपड़ा। आम भाषा में इसे निशान कहा जाता है। निशान का अर्थ होता है विजय पताका। इतिहास में इसका प्रयोग राजा रणयुद्ध में जाते वक्त करते थे। सबसे आगे 2 विजय पताकाएं चलती थी। इससे ये प्रस्तुत किया जाता था कि जिस ओर हम जा रहे हैं उस ओर ही विजय है, यानी हम विजय के साथ चल रहे हैं। लेकिन वर्तमान समाज में इसे भी सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपने एक बात पर गौर किया होगा कि हमारे जितने भी वाद्य यंत्र हैं वह रणयुद्ध में प्रयुक्त होने वाले यंत्र हैं। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि छोलिया राज दरबार से जनता तक पहुंचा हुआ नृत्य है, और वो छोलिया ही है जो इन वाद्य यंत्रों को जनता के बीच लेकर आया। राजा के दरबार से धनी वर्ग और धनी वर्ग से आम जनता तक पहुंचा छोलिया नृत्य पहाड़ के उन गुमनाम वीरों की गाथा है, जिन सैनिकों की शक्ति का अंदाजा हम छोलिया नृत्य देखकर लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वर्तमान समाज में छोलिया के जीवित रहने का कारण सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि धार्मिक भी है। आज भी उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो छोलिया को अपनी शादी या सांस्कृतिक कार्यक्रम में इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि छोलिया को देखकर बुरी आत्माएं या शक्तियां भाग जाती हैं। लेकिन मैं इस बात को एक दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा कि खस साम्राज्य के दौरान शादियों में राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन और दुश्मन देश से बचने के लिए अपनी सेना को नर्तकों के भेष में भेजते थे। शादियों में युद्ध की कलाबाजी का यह नृत्य इतना खास हो गया कि धीरे धीरे इसके बिना शादियां फीकी लगने लगी। लेकिन खस साम्राज्य के पतन के साथ ही इस युद्ध को भी समाप्त हो जाना था। इसीलिए उस दौर के कई लोगों ने ये सोचकर कि यह नृत्य सामरिक तौर पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक तौर पर विकसित हो, इसीलिए दुश्मन सेना को बुरी आत्मा या शक्ति कह दिया, ताकि अंधविश्वास के चलते ही सही लोग इस नृत्य को अपनाएं। और हुआ भी वही। इसी अंधविश्वास या झूठ के चलते ये नृत्य आज के दौर में भी जिंदा है। दोस्तों, आपने एक बात पर गौर किया होगा कि छोलिया नृत्य की ये कहानी एक साम्राज्य के अगल बगल घूमती है, पहाड़ के खस साम्राज्य के। और आपको बता दें कि खस साम्राज्य के लोग कहलाए खसिया, और इतिहास के खसिया बने वर्तमान के ठाकुर या फिर पहाड़ के क्षत्रिय। और आपने अक्सर देखा होगा कि पहाड़ के ठाकुरों की बारात में निशान ले जाने की परंपरा है, जो कि उस दौर में विजय पताका हुआ करती थी। इसी के साथ पहाड़ का छोलिया नृत्य भी कुछ समय पहले तक क्षत्रियों की बारातों में दिखता था। हालांकि समय के साथ साथ पहाड़ के हर एक समुदाय ने इसे अपना लिया है। यानी छोलिया नृत्य की कहानी अब कुछ स्पष्ट हो रही है। सर्वप्रथम पहाड़ के किसी राजा के दरबार में युद्ध की कलाबाजी का यह नृत्य प्रस्तुत किया गया। संगीत के साथ युद्ध की कलाबाजी का यह नृत्य इतना आकर्षित था कि इसे हर एक धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजनों में प्रस्तुत किया जाने लगा, जिसके बाद इसे पहाड़ के धनी वर्ग ने अपनाया और धनी वर्ग से यह आम जनमानस तक पहुंचा और आज भी चल रहा है। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि जो कहानी मैं बता रहा हूँ छोलिया के विषय में वही सच्ची कहानी हो, लेकिन अलग अलग कहानियों को जोड़कर देखूं तो यही कहानी बनती है। बहरहाल आधुनिकता के इस दौर में डीजे की कर्कश ध्वनि के बीच छोलिया कहीं विलुप्त होता दिख रहा है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तराखंडी संस्कृति के इस अभिन्न अंग को हम जीवित रखें। छोलिया की इस कहानी को आप तक पहुँचाने वाला मैं रोहित भट्ट हूँ। मुलाकात फिर किसी वीडियो में होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।